जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह एंड टुडे माय टॉपिक इज इंडो चाइना रिलेशन पार्ट 4। इसमें मैं आपको इंडिया और चाइना के जितने भी बॉर्डर इशू है वन बाय वन करके आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ी सी यदि बैक में जाने की पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इंडिया एंड चाइना दोनों लगभग एक साथ ही इंडिया का जो आज़ादी मिली थी 1947 में, और सिविल वार से चाइना निकला था 1949 में। लेकिन उसके एक साल के बाद ही 1950 में चाइना इन्वेड करता है तिब्बत को, और उसी समय उसका जो मेन लीडर थे, हेड ऑफ स्टेट माओ जेडंग, वो 5 फिंगर पॉलिसी बनाते हैं कि जो हथेली है, जो पाम है, वो तिब्बत है, और तिब्बत के बाद हमें जो उनकी जो पॉलिसी थी, ये रिटन में तो नहीं है लेकिन उनकी जो एक थॉट था कि सबसे पहले हमें अरुणाचल प्रदेशों को कैप्चर करना है, इसके बाद भूटान को, सिक्किम को, नेपाल को एंड लद्दाख को। तो इसीलिए ये उनकी सोची समझी एक साजिश थी जो कि हम आज तक झेल रहे हैं। तो आपने ईस्टर्न सेक्टर में 1962 वार में बताया ही था कि आपको वो किस तरह से तवांग को कैप्चर करने के लिए अटैक करते हैं, मैकमोहन लाइन को ब्रीच करते हैं, और तवांग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो बात की बात है कि वो किस तरह से छोड़ के वहाँ से जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों को भड़काना था। उस जगह पर उनका एक मंशा था कैप्चर करने के लिए, इसलिए उस जगह पर उन्होंने अटैक किया। सेकेंड पोजीशन था भूटान। भूटान कभी 2017 में आपने देखा था, डोकलाम इशू बोलते हैं। डोकलाम एक ट्राई जंक्शन है, नेपाल का, भूटान का और चाइना का, जहाँ पर उसके नज़दीक में चाइना ने अपने जो फौज को डिप्लॉय कर रहे थे और साथ में जो परमानेंट शेल्टर बना रहे हैं वहाँ पर, जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने वहाँ पर स्टैंड किया। और इसके चलते, उस डोकलाम इशू के चलते, इंडिया के स्टैंड के चलते चाइना ने बैक स्टेप लिया। इसके बाद यदि हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में हमारा एक चिकेनेक है, चिकेनेक कॉरिडोर बोलते हैं, यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उससे कनेक्ट करने के लिए जो हमारा एक सकरा जो पतला और 32 किलोमीटर का जो एक गैप है, उसे चाइना उसके ऊपर नज़र रखना चाहता है, वहाँ से हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। इसलिए इंडियन सोल्जर्स ने और इंडियन आर्मी ने और भारत सरकार ने अपना सेकेंड ऑप्शन अभी जो समुद्र के रास्ते से म्यांमार के होते हुए जो कनेक्ट कर रही है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उस टॉपिक के बारे में। तो अभी नेक्स्ट में हम चलते हैं नेपाल। नेपाल में आप देख ही रहे कि जो प्रीवियस वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, किस तरह से उनको कम्युनिस्ट हैं, उनको किस तरह से भड़का के इंडिया के खिलाफ जो काली रिवर के ऊपर जो एक बड़ा इशू बनाया गया हमारे मैप को लेकर, तो वहाँ पर भी वो काफ़ी एक्टिव है। लास्ट में जो वेस्टर्न सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर में जो लद्दाख है, वहाँ पर तो 3-4 पॉइंट्स है जहाँ पर चाइना हमेशा हमेशा और हमेशा कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते रहता है। सबसे पहले दिप्सांग प्लेन। दिप्सांग प्लेन भी एक ट्राइंग जंक्शन है। आपको चाइना के साइड से अक्साई चीन, लेह, और उधर पाकिस्तान साइड से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसका एक ट्राइंग जंक्शन है जो एक हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि जिसके पास वो पॉइंट्स होने से, यानी कि हम वहाँ से इजीली, इंडियन सोल्जर इजीली चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसलिए उस दिप्सांग प्लेन के ऊपर हमेशा से चाइना का नज़र रहा है। दिप्सांग प्लेन के साथ में जो गलवान वैली है, गलवान वैली क्या है, गलवान रिवर है। उस गलवान रिवर के जो पार्ट्स हैं, गलवान रिवर के जो नॉर्थ साइड में है, उसके जो वहाँ पर
माउंटेन है उसका एक फिंगर के तरह यानी अंगुलियों की तरह उसके जो पहाड़ का जो सिरा निकला हुआ है 1 2 3 4 5 6 8 करके, उसी को एक फिंगर के नाम से काउंट किया गया है। फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7 एंड फिंगर 8। तो उसमें डिवाइड किया गया था कि 4 तक इंडिया रहेगा और 4 के बाद चाइना रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उस गलवान वैली में भी फिंगर 4 पर जो इसका एक माउंटेन का जो सिरा है बाहर निकला हुआ है, यानी कि जिसके पास फिंगर 4 है वो आसानी से फिंगर 1 तक एंड फिंगर 8 तक नजर रख सकता है। तो इसलिए दोनों कंट्री चाहता है कि फिंगर 4 के ऊपर कब्जा हो। और जो ये 2020 में जो चाइना ने जो गलवान वैली पर अटैक किया था उसी के लिए किया था, और उसी गलवान रिवर और फिंगर 4 के लिए, जहाँ की चाइना उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण इंडिया ने जो उसका उस रिवर का जो साउथ बैंक है उसके ऊपर 20 से 30 मोर देन 30 जो हाईएस्ट उसकी जो पीक है उसको कब्जा कर लिया है, और वहाँ से चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये इंडियन आर्मी के लिए और हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि यानी कि वो नॉर्थ में अटैक करने की कोशिश कर रहा था, हमने साउथ साइड को कैप्चर कर लिया है और वहाँ से हम उसके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। यदि हम उसी तरह से बात करते हैं जो पैंगन टीएसओ, ये भी एक छोटा सा रिवर है। यानी 1962 वार में इस जो पैंगन टीएसओ रिवर है इसके पीक जो साइड के बैंक के पीक को यूज करके हमारे ऊपर अटैक किया गया था। और जब 99 में हमने कारगिल के लिए वहाँ से अपने पोस्ट को खाली करके आगे बढ़ा था, उस समय से उन्होंने उस पोस्ट को कुछ कैप्चर कर लिया और वहाँ से हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट है, जो पेट्रोलिंग पोस्ट है 14, 15, 17A, वहाँ पर भी वो 1 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। और जब हम उनको वहाँ से पीछे जाने के लिए बोलते हैं, टेबल पर आते हैं 16 मतलब जो कमांडर लेवल मीटिंग हुआ, 16 मीटिंग हुआ, उसके बाद वो डिसीजन लिए कि हाँ यहाँ से हम जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सोल्जर उस जगह कैप्चर करके बैठे हुए हैं। और इन सब का जो रीजन है, जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, इस सारे पॉइंट्स के जो रीजन ये है कि लेह से दौलत बेग ओल्डी यानी दिप्सांग प्लेन तक इंडिया ने एक रास्ता बनाया है। उसके चलते जिसको बोलते हैं दुर्बुक सियोग दौलत बेग ओल्डी रोड, जो कि इंडिया के बियरो बनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस रूट से हम इजीली चाइना को वहाँ काउंटर कर सकते हैं। यानी 2 दिन के रास्ते को 6 घंटा का रास्ता बना दिया है। तो चाइना को उस जगह जो हमें बार बार कोशिश करता है भड़काने का, उसका मेन रीजन ये है कि चाइना उस कंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम में है कि वो रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होना चाहिए उसके हिसाब से। जो लेह टू सियोक दौलत बेग ओल्डी तक जो रोड है ना, दरबुक सियोक रोड, उससे चाइना को प्रॉब्लम है। और उस रोड को तो किसी तरह से मतलब उसके नज़दीक आना चाहता है ताकि उस रोड के ऊपर उसका कंट्रोल हो सके, जो कि इम्पॉसिबल है आज के समय में। तो ये मेन इश्यूज है, जो लेटेस्ट इशू चल रहा है वो इशू पहले से शुरू हुआ था, यानी कि 1950 से, जब माओ जेडंग की पॉलिसी थी 5 फिंगर पॉलिसी, और आज भी वो चल रहा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो जय हिंद।